हमने सेंटेंसिंग का एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है, व्हाट एग्जैक्टली इज सेंटेंसिंग। ठीक है, हम लोग एक बंदे को उसी क्राइम के लिए पनिशमेंट देते हैं, वो हमारे पास सेंटेंसिंग कहलाता है। अब सेंटेंसिंग को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ा था। यहाँ से आपने मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंसिंग आपके पास एग्जाम के अंदर टेस्ट कैसे होगा, इसकी एग्जाम्पल हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर हमने सोचा था कि हम लोग सेंटेंसिंग को 3 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा अडल्ट ऑफेंडर्स, दूसरा होगा हमारा यंग ऑफेंडर्स और तीसरा होगा हमारा एम्स ऑफ सेंटेंसिंग। हमारे पास एग्जामिनर जब आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है, एग्जामिनर जब आपको टेस्ट करता है, एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, वो अक्सर अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके आते हैं। मतलब इधर वो आपसे पूछेगा कि एडल्ट ऑफेंडर्स के पास क्या सेंटेंसिंग है, वो आपसे पूछा यंग ऑफेंडर के पास क्या सेंटेंसिंग है, या फिर हमारे पास एम्स ऑफ सेंटेंसिंग क्या है। अब हमारे पास ना इन तीनों में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इनमें अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट। अगर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी दूं तो हमारे पास जो आज एम्स ऑफ सेंटेंसिंग है उससे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम जरा जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा हमारे पास आज का क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन से आपसे सवाल पूछेगा। अब हमारे पास जो आज क्वेश्चन है वो कहता है दैट इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू व्हिच द एम्स ऑफ सेंटेंसिंग आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अ रीऑफेंडिंग अमंग यंग ऑफेंडर्स फॉर 25 मार्क्स। फॉर 25 मार्क्स वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि किस एक्सटेंट तक हमारे पास जो एम्स ऑफ सेंटेंसिंग है। एम्स ऑफ सेंटेंसिंग हमने पढ़े थे, डिटरेंस, रिहैबिलिटेशन, पनिशमेंट्स, प्रोटेक्टिंग द पब्लिक, रिपेरेशन, ये सारे के सारे एम्स हमने पढ़े थे। वो आपसे पूछ रहा है कि किस एक्सटेंट तक, मींस किस हद तक हमारे पास जो ये सारे के सारे एम्स हैं ये इफेक्टिव है। और इफेक्टिव भी किस चीज के अंदर, इन रिड्यूसिंग द रीऑफेंडिंग अमंग यंग ऑफेंडर्स। मतलब कि यंग ऑफेंडर्स दोबारा क्राइम ना करें, इसके लिए हमारे पास जो एम्स है वो किस हद तक इफेक्टिव है या फिर नहीं है, ये सारी सारी बातें आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। नाउ अब हम लोग आज एग्जैक्टली समझेंगे कि हम लोग एक क्वेश्चन को आंसर करते कैसे हैं, 0 to 100। ठीक है, सब कुछ आज हम समझेंगे। पहली बात तो आपने एक बात याद रखनी है कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग के अंदर 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात आपके दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपसे नॉलेज के अंदर क्या मांग रहा है, और फिर आपके दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए है कि वो आपसे इवैल्यूएशन के अंदर क्या मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करते हैं तो नॉलेज के अंदर वो आपसे पूछ रहा है एम्स ऑफ सेंटेंसिंग। एम्स ऑफ सेंटेंसिंग क्या होते हैं, यंग ऑफेंडर्स कौन होते हैं, ये सारी की सारी बातें हम देंगे हमारे नॉलेज के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉलेज का पार्ट। बट द इवैल्यूएशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इवैल्यूएशन को सही से नहीं समझा तो आप पॉइंटर्स सही से नहीं लेके आ सकेंगे। जब आप पॉइंटर्स सही से नहीं लेके आ सकेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर इतना अच्छा नहीं होगा। इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई हमारे पास क्या जो एम्स हैं वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है इन रिड्यूसिंग रीऑफेंडिंग। हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस चीज के ऊपर होगा कि हमारे जो ये एम्स हैं, रिपेरेशन, रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन, प्रोटेक्शन, डिटरेंस, ये सारी के सारे एम्स क्या हमारे यंग ऑफेंडर्स को दोबारा ऑफेंस करने से रोकते हैं या फिर नहीं रोकते हैं। ये हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन का टॉपिक है। मेक सेंस। तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा मेन एम क्या होगा कि हम लोग एक बात अपने दिमाग के अंदर क्लियर कर लें कि एग्जामिनर हमसे नॉलेज में क्या मांग रहा है और वो हमसे इवैल्यूएशन में क्या मांग रहा है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। आप जब भी कोई पास पेपर पढ़ेंगे, आप जब भी अपने एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो आप जैसे ही कोई ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपने एक बात को क्लियर करना है दिमाग के अंदर कि वो हमसे नॉलेज के अंदर और इवैल्यूएशन में क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर आपको अपने क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन करना नहीं आती है तो आप एक बहुत गलत साइड के ऊपर जा रहे हैं। आपने बेसिकली क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है कि वो हमसे कह क्या रहा है, हमसे कहना क्या चाहता है वो। तो ये दोनों बातें हमने पहले से फिगर आउट कर ली कि नॉलेज के अंदर वो हमसे पूछेगा एम्स ऑफ सेंटेंसिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सेंटेंसिंग, एंड इन इवैल्यूएशन हमसे पूछेगा कि क्या वो इफेक्टिव है, किस चीज के अंदर इफेक्टिव है, इन रिड्यूसिंग रीऑफेंडिंग। मतलब मुझे ये बात देखनी है कि क्या पनिशमेंट हमारे पास रीऑफेंडिंग को रोक सकती है, क्या रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन रीऑफेंडिंग को रोक सकती है, क्या प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक रीऑफेंडिंग को रोक सकती है। सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ रिमेंबर कि जब भी हम कोई 25 मार्क का आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर हमसे 3 चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है नॉलेज, दूसरी चीज हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है एनालिसिस, और तीसरी चीज हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो है हमारे पास इवैल्यूएशन।
नॉलेज आपको पता है क्या होती है, आपने उसको बताना है कि भाई क्या चीज क्या है, एम्स ऑफ सेंटेंसिंग क्या है, कैसे होते हैं, ये सारी सारी बातें आपने उसको बतानी है अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। इवैल्यूएशन भी आपको पता है, इवैल्यूएशन इज बेसिकली कि लेट्स से मैं आपसे कहती हूँ कि भाई आप मेरे बिहेवियर को इवैल्यूएट करें, आप मुझे बताएंगे कि मेरा बिहेवियर कितना अच्छा है कितना बुरा है। बेसिकली एक चीज के इफेक्टिवनेस और लिमिटेशंस को डिस्कस करना, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को डिस्कस करना कहलाता है इवैल्यूएशन। नाउ द मेन क्वेश्चन जहां पे सब लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज एनालिसिस। व्हाट एग्जैक्टली इज एनालिसिस, और एनालिसिस लोग कैसे करेंगे? एनालिसिस इज बेसिकली कि आप अपने पॉइंट को डेवलप करेंगे, चाहे नॉलेज हो चाहे इवैल्यूएशन हो, आपको अपने पॉइंट को डेवलप करना है। या आई वुड ऑल्सो से कि आप अपने पॉइंटर का कोई रीजन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि हमें अडल्ट ऑफेंडर्स को पनिशमेंट ही देनी चाहिए, ना दिस इज जस्ट माई स्टेटमेंट कि मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी है कि हमें अडल्ट ऑफेंडर्स को पनिशमेंट ही देनी चाहिए एज एन एम ऑफ सेंटेंसिंग, ठीक है। अब ये जो मेरा पॉइंट है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं जो ये बात कर रही हूँ कि हमें अडल्ट ऑफेंडर्स को पनिशमेंट ही देनी चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्या है? मैं अपने पॉइंट को डेवलप कैसे करूंगी, मैं अपनी रीजनिंग कैसे दूंगी? लेट्स से मैं कहती हूँ कि एडल्ट ऑफेंडर्स को पनिशमेंट इसलिए देनी चाहिए है बिकॉज वो बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, वो इतना इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करते, वो लोग रैशनली एक्ट करते हैं, उनको अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस पता होता है। एक चीज होती है कि आपने आपने अपनी स्टेटमेंट दी, नाउ दिस स्टेटमेंट कैन बी नॉलेज और इवैल्यूएशन, बट जब तक मैं अपनी की गई बात का एनालिसिस नहीं करूंगी, एनालिसिस बार बार करना होता है, एनालिसिस नॉलेज के अंदर भी करना होता है, इवैल्यूएशन के अंदर भी करना होता है, कि आपने जो पॉइंटर बताया, आपने जो अपनी नॉलेज दी, अपनी इवैल्यूएशन दी, वो आप क्यों दे रहे हैं? अगर मैं कह रही हूँ कि यंग ऑफेंडर्स के लिए रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन एक अच्छा ऑप्शन है, रीऑफेंडिंग को रिड्यूस करता है, तो ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये अच्छी है, बट इस स्टेटमेंट को मैं डेवलप कैसे करूंगी? मैं उस स्टेटमेंट की क्या रीजनिंग दे रही हूँ, उसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस करना। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर तो नहीं, बिकॉज सेंटेंसिंग के अंदर केसेस नहीं थे, बट अगर हम कोई और क्रिमिनल लॉ का चैप्टर उठाते हैं, लेट्स से थेफ्ट, लेट्स से बर्गलरी, लेट्स से रॉबरी, तो उसके अंदर एनालिसिस हम लोग करेंगे हमारी केस लॉ एग्जांपल्स देके, हमारी केस लॉ एग्जांपल्स देके। तो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अपनी की गई बात को डेवलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं उसे कहती हूँ कि अप्रोप्रिएशन ये होता है, मैंने उसको नॉलेज दी कि अप्रोप्रिएशन बेसिकली कि मैं एक ओनर का राइट अज्यूम करी हूँ, थेफ्ट के हमने पढ़ा है। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि अप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि मैं एक ओनर का राइट अज्यूम कर रही हूँ, नाउ टू डेवलप माय पॉइंटर आई वुड गिव देम एन केस फॉर एग्जांपल। ये लो एक केस फॉर एग्जांपल, आप मेरी बात को देख लो, आप एनालिसिस कर लो मेरी बात का। तो बेसिकली अपनी की गई बात को डेवलप करना, अपनी की गई बात का एक रीजनिंग देना इज बेसिकली एनालिसिस। तो इन 25 मार्कर आंसर द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि आप उसको नॉलेज भी दोगे, आप उसको एनालिसिस भी करके दिखाओगे, और आप इवैल्यूएशन भी करके बताओगे, मींस कि वो चीज अच्छी है बुरी है, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, सारी की सारी बातें आपसे वो एक्सपेक्ट करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ड ऑन ऑल द डिस्कशन जो भी आप करेंगे अपने आंसर के अंदर, यू हैव टू कंक्लूड द आंसर, मींस यू हैव टू गिव अ सॉलिड कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखना होता है इसके ऊपर अभी आते हैं, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। मैंने आप लोगों के लिए पोटेंशियल इंट्रोडक्शन लिखा है कि अगर आप लोगों को सही लगता है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह कुछ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है that the court aim to achieve several objectives when sentencing, including punishment, deterrence, reform and rehabilitation, protection of the public, and reparation to victims. कोर्ट के several aims है, कोर्ट के several aims पे सेंटेंसिंग दे रहा होता है। जब एक जज ये बात डिसाइड कर रहा होता है कि उसको सेंटेंसिंग देनी है, तो उसके दिमाग के अंदर ये बात होती है कि उसको एक एम अचीव करना है, either the aim is punishment, protection, reform and rehabilitation, anything। मैंने उसको बताया कि हमारे पास कुछ एम्स होते हैं। देन when sentencing young offenders, the justice system often plays greater emphasis on rehabilitation. While these aims are intended to reduce reoffending, their effectiveness varies depending on the type of sentence imposed and the individual circumstances of the offender. वैसे तो हमारे पास सेंटेंसिंग का मेन इज टू अल्टीमेटली रिड्यूस द क्राइम और रिड्यूस द रीऑफेंडिंग ऑफ द क्राइम, ठीक है, बट हमारे पास इनकी इफेक्टिवनेस डिबेटेबल है, इनकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड है, इनकी इफेक्टिवनेस के ऊपर हम लोग आज भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ऐसी इनकी इफेक्टिवनेस। नाउ इन द एसे बिलो वी कैन डिस्कस कि हमारे पास मसला चल क्या रहा है और क्या ये इफेक्टिव है या फिर नहीं है। नाउ आई विल गिव यू अ टिप हियर कि जब भी आप अपना इंडक्शन को एंड करें तो एंड समथिंग लाइक दैट, इन द एसे बिलो वी शैल डिस्कस, जो भी हमारे पास इशू है, ठीक है, इन द एसे बिलो we shall discuss
जो भी हमारे पास इश्यूज वक्त चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास मेन इशू क्या है, यहाँ हमारे पास मेन इशू ये है कि क्या हम लोग रीऑफेंडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर नहीं रिड्यूस कर सकते, राइट। तो आपने यहाँ पे इशू को हाईलाइट करना है, मेक सेंस। अब आपने अपने इंट्रोडक्शन को लिंक करना है अपने क्वेश्चन से कि हाँ बस मेन मसला क्या था बता दिया, फिर उसको बताना है कि अब आने वाले ऐसे के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या इशू है या फिर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक सॉलिड सा इंट्रोडक्शन हमारा, डन। अब जब इंट्रोडक्शन उसको दे दिया तो अगला मसला है हमारा नॉलेज का। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि इंट्रोडक्शन के अंदर कोई भी ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो किसी को, सबको सब कुछ क्लियर है? बाकी सबको सब कुछ क्लियर नहीं है क्या? अमान, जेसिका, अलीना, मीत, सानिया, चलो अब बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज के अंदर मैं इतना कुछ सोचूंगी भी नहीं। क्यों नहीं सोचूंगी? बिकॉज जब मैं अपना क्वेश्चन पढ़ रही थी उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए मैंने ये बात डिसाइड कर ली थी कि नॉलेज के अंदर मुझसे एग्जामिनर मांग रहा है एम ऑफ सेंटेंसिंग। तो मैं कुछ सोचूंगी भी नहीं कि मुझे क्या लिखना है क्या नहीं निकला, मैं स्ट्रेट जाऊंगी मेरे एम्स ऑफ सेंटेंसिंग के ऊपर। मैं उसको बताऊंगी कि भाई एम्स क्या है, हमारे पास एक सर्टन गोल अचीव करना चाह रहा होता है हमारा जज, ठीक है। फिर मैं उसको बताऊंगी हमारे पास कुछ एम्स ऑफ सेंटेंसिंग है, पनिशमेंट, रिडक्शन ऑफ क्राइम, रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक एंड रिपरेशन। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, बट आपको यहाँ पे इनको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है व्हाट एग्जैक्टली इज पनिशमेंट, ठीक है। हम लोग वो कैसे अचीव करते हैं, बाय कस्टोडियल सेंटेंसेस, सेंटेंस, ठीक है। फिर आपने उसको बताया रिडक्शन ऑफ क्राइम कैसे होता है, बाय गिविंग फेयर ऑफ पनिशमेंट, फेयर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। फिर आप बताएंगे हमारे पास जो ये रिडक्शन ऑफ क्राइम है, ठीक है, ये हमारे पास डिटरेंस कहलाते हैं और ये दो तरह का होता है हमारे पास। एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल डिटरेंस, इंडिविजुअल डिटरेंस, और एक होता है हमारे पास जनरल डिटरेंस। दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे कि इंडिविजुअल के अंदर हम सिर्फ उस बंदे को डराते हैं बाय फेयर ऑफ पनिशमेंट, हाउएवर इन द केस ऑफ जनरल डिटरेंस हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो पब्लिक है हम उसको डरा सकें कि भाई आपने इस तरह का ऑफेंस दोबारा नहीं करना है, राइट। फिर हमारे पास रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन, यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि भाई हम रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं, हम ये बात फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये मसला आ क्यों रहा है और फिर उस मसले को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम अक्सर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी सेंटेंसेस, कम्युनिटी सेंटेंस, राइट। फिर हम उसको बताएंगे प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक, अगेन फेयर ऑफ पनिशमेंट डालते हैं, कस्टोडियल सेंटेंसेस देते हैं सामने वाले बंदे को, हम उसको इम्प्रिजनमेंट के अंदर रखते हैं ताकि वो पब्लिक को नुकसान ना पहुंचा सके, डेथ पेनल्टीज कभी कभार दे देंगे जब मसला बहुत सीरियस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हम्म, अच्छा। फिर हमारे पास बात थी रिपरेशन की। रिपरेशन मींस कि आप सामने वाले बंदे को कंपनसेट करे जो लॉस आपने उसको कॉज किया था। अब अक्सर हम इसके लिए इम्पोज करते हैं फाइन्स, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपने वो हमें जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, एक ओल्ड सेइंग दैट आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ एंड अ ब्लड फॉर अ ब्लड, तो सिंपल वर्ड्स रिवेंज का एलिमेंट या कंपनसेशन का एलिमेंट हमारे पास रिपरेशन के अंदर आ जाता है। तो आपने उसको ये सारे के सारे एम्स एक्सप्लेन करने हैं इन डिटेल। नाउ अब यहाँ पे मैं उसको बताती हूँ कि देखो यंग ऑफेंडर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। अब मैंने जो ये स्टेटमेंट दी है, आई हैव टू डेवलप दिस स्टेटमेंट, आई हैव टू डेवलप दिस स्टेटमेंट। हाउ? आई गिव अ रीजन कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि देखो यंग ऑफेंडर्स को हम लोग डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, तो हम उनको क्यों डिफरेंटली ट्रीट करते हैं या हम उनको कैसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि देखो भाई अभी तक ये लोग फुली मेच्योर नहीं होते, ठीक है, अभी तक ये लोग फुली मेच्योर नहीं होते, प्लस ये लोग एज सच जजमेंट नहीं कर सकते, इनके जो एक्शंस होते हैं वो अक्सर बहुत इम्पल्सिव होते हैं रेदर देन रैशनल डिसीजंस, इतने साउंड डिसीजंस नहीं लेते, इनको अपने एक्शंस का एज सच कॉन्सिक्वेंस नहीं पता होता। दैट इज वाई हम इनको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं ये बात समझ में आ गई। अब कैसे करते हैं, हम लोग मेनली इनको देते हैं रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन। ये बात हमने हमारे इंडक्शन के अंदर भी लिखी थी कि हम इनको मेनली रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारा मेन एम इनके केस के अंदर रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन होता है, और वो हम अचीव करते हैं बाय कम्युनिटी सेंटेंस, बाय कम्युनिटी सेंटेंस।
राइट, मैंने उसको यहाँ बता दिया। फिर मैं उसको बताती हूँ कि उसके अलावा हमारे पास कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं इन द केस ऑफ यंग ऑफेंडर्स। फैक्टर्स कौन से हमारे पास? फैक्टर्स है हमारे पास उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिस्कस किए थे हमने पहले ये वाली सारी सारी बातें। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए हमारे पास उसका एज हो गया, उसका बैकग्राउंड हो गया, सारी सारी बातें, उनकी एजुकेशन लेवल, सारी की सारी बातें इन डिटेल हम उनका पूरा का पूरा चेक रखते हैं और फिर हम उनको किसी भी किस्म की सेंटेंसिंग देते हैं। बट अगेन हमारा मेन एम क्या होता है? रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन। ये सारी की सारी बातें मैं अपने एग्जामिनर को बताऊंगी, बट रिमेंबर के नॉलेज को देते हुए अपनी बात को डेवलप करना है, अपनी की गई बात की रीजनिंग देनी है। अगर मैं कह रही हूँ कि यंग ऑफेंडर हमारे पास डिफरेंटली ट्रीट होता है, तो क्यों डिफरेंटली ट्रीट होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है हमारे पास? तो ऑलवेज रिमेंबर कि एनालिसिस आपने लाजमी साथ साथ करते रहना है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही गलत साइड के ऊपर जा रहे हैं, आपको फुली मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इस केस के अंदर, मतलब इस चैप्टर के अंदर, सेंटेंसिंग के अंदर हमारे पास केस लॉज नहीं है, वरना आपने लाजमी अपने पास केस लॉज अपने नॉलेज एनालिसिस के अंदर लिखने होते हैं। मेक सेंस? हो गया, हमारा नॉलेज हो गया, पूरा का पूरा एनालिसिस हमने साथ साथ कर लिया। अब आते हैं हमारे इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। नाउ इवैल्यूएशन के अंदर आप हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली आपके पास सेम इवैल्यूएशन है जो आपने प्रैक्टिस की थी, ये बात लाजमी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर वो मुझे कह रहा है कि आप बताओ कि किस एक्सटेंट तक हमारे पास ये इफेक्टिव होते हैं, तो अब ये किस एक्सटेंट तक इफेक्टिव होते हैं इसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा विदाउट एनी प्रैक्टिस, तो मुझे ना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करनी। देखो, अब मैं ये बात सोचूंगी कि अगर मैं कम्युनिटी सेंटेंस देती हूँ तो वो कैसे रिड्यूस करेगी रीऑफेंडिंग को। थिंक अबाउट इट लॉजिकली। हम जाते हैं पॉइंटर्स के ऊपर, लेकिन पहले लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है? मैं कम्युनिटी सेंटेंस दूंगी, अब कम्युनिटी सेंटेंस देने की वजह से उसका जो रूट कॉज है वो टारगेट होगा। नाउ पॉसिबल चांसेस है हमारे पास कि रूट चांस जिसकी वजह से वो शायद दोबारा से क्राइम ना करे। क्यों ना करे? लेट्स से वो क्राइम करता है ड्रग के इन्फ्लुएंस में, अगर उसका ड्रग्स का ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो दोबारा इस तरह का ऑफेंस नहीं करेगा। तो कम्युनिटी सेंटेंस इफेक्टिव है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं उसको देती हूँ पनिशमेंट, पनिशमेंट के लिए मैं उसको दूंगी कस्टोडियल सेंटेंस। ना थिंक अबाउट इट लॉजिकली, कस्टोडियल सेंटेंस के अंदर वो वहां पे और क्रिमिनल से मिलेगा, अडल्ट क्रिमिनल से नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक यंग ऑफेंडर है तो हम उसको उसी यूनिट के अंदर रखेंगे। बट वहां पर जो क्रिमिनल्स को देखिएगा जो शायद उससे ही बड़े बड़े क्राइम्स करके आए होंगे, या फिर उनके लिए वो चीजें इतनी नॉर्मलाइज्ड होंगी, तो क्या चांसेस है कि वो दोबारा इस तरह क्राइम ना करेगा? उसके लिए वो चीज शायद नॉर्मलाइज हो जाए, उस तरह के नेटवर्क उसके बन जाए। सो लाइकली चांसेस हैं कि रीऑफेंडिंग कम करने की बजाय उसको और बढ़ा देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं मतलब दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है कि ऐसा कैसे होगा। या लेट्स से अगर मैं उसको कम्युनिटी सेंटेंस देती हूँ, तो कम्युनिटी सेंटेंस की इफेक्टिवनेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? क्या उसकी फैमिली सपोर्टिव है, क्या उसे कोई सुपरवाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या रीऑफेंडिंग रिड्यूस होगी या फिर नहीं होगी। तो मैं ये बात समझाना चाह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है इन इवैल्यूएशन पॉइंटर्स। सब कुछ आप याद करके नहीं जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप ये बात एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सब कुछ याद करके जाऊंगा, तो ये चीज नहीं है पॉसिबल। इन पेपर 1 एज वेल, इन पेपर 2 एज वेल, आप पॉसिबली सब कुछ याद नहीं कर सकते। अगर आपसे वो नॉलेज पूछेगा तो आप लिख के दे देंगे उसको, लेकिन जहां उसने आपको इवैल्यूएशन के अंदर घुमाया वहां पे आप घूम जाएंगे। तो आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना होता है। कैसे करना होता है वो मैंने आपको समझाया। अब अगर मैं आपको अपनी सारी की सारी बातों को लिख के समझाऊं तो डिस्कस करते हैं हम लोग। कुछ इवैल्यूएशन पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला इवैल्यूएशन पॉइंटर है दैट रिहैबिलिटेशन इज often considered the most effective aim for young offenders because it addresses the cause of crime such as mental health issues। अभी जो मैंने आपको बात बताई कि रिहैबिलिटेशन अगर हमारा एम है तो ये हमारे पास रीऑफेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है, ये हमारे पास रीऑफेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है। कैसे रिड्यूस कर सकता है? अगर मैं उसके रूट कॉज के ऊपर काम कर रही हूँ, अगर मैं उसके रूट कॉज के ऊपर काम कर रही हूँ, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं रीजन के ऊपर काम कर रही हूँ कि वो क्राइम क्यों कर रहा है, अगर मैं उस रीजन को फिक्स कर रही हूँ, तो
बहुत चांसेस हैं कि वो उस तरह का क्राइम दोबारा ना करें। अगर आप किसी मेंटल हेल्थ इश्यू की वजह से किसी को मारते थे, कोई चोरियां करते थे, तो अगर मैं आपका वो इश्यू रिजॉल्व कर दूं तो आप शायद क्राइम ना करें। अगर आप किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में ड्रग एंड ड्राइव करते थे, अगर मैं आपको वो इश्यू रिजॉल्व कर दूं आप शायद दोबारा क्राइम ना करें। आप किसी एल्कोहल के इन्फ्लुएंस में कोई काम करते थे, मैंने आपके उस मसले को फिक्स करवा दिया। अगर मैंने आपको उस मसले को फिक्स करवा दिया, आपके रूट कॉज के ऊपर काम किया, आपकी वेलबींग के ऊपर काम किया, आपको एजुकेशन दी, आपको समझाया क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, आपके मसलों को रिजॉल्व करवाया, तो रिहैबिलिटेशन अगर मैं आपको एम देती हूँ सेंटेंसी का, सो देयर आर चांसेस कि आपके री ऑफेंडिंग करना मींस आपकी क्राइम करने के अंदर एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आएगी और आप शायद वो क्राइम दोबारा से ना करें। तो रिहैबिलिटेशन इज ऑफन सक्सेसफुल, मिस ये वॉइस ये चीज रिड्यूस हो सकती है, राइट। फिर हम जाते हैं दूसरे पॉइंटर के ऊपर जो ये कहता है दैट डिटरेंस मे बी लेस इफेक्टिव फॉर यंग ऑफेंडर्स। अगर आप भूल गए हैं तो डिटरेंस बेसिकली इज रिड्यूसिंग द क्राइम। रिड्यूसिंग द क्राइम कैसे? बाय फेयर ऑफ पनिशमेंट, फेयर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। अब डिटरेंस हमारे पास शायद लेस इफेक्टिव हो इन द केस ऑफ यंग ऑफेंडर्स, मींस कि मैं यंग ऑफेंडर्स को फेयर ऑफ पनिशमेंट देके रिड्यूस नहीं करवा सकती क्राइम। नाउ दिस माइट साउंड वेरी वियर्ड कि ऐसा क्यों, देखो इसके पीछे रीजन समझो। हमारे पास जो यंग ऑफेंडर है वो इम्पल्सिवली एक्ट करता है, या मैं कहूं कि वो अपने एक्शंस के बारे में इतना सोचता नहीं है, या मैं कहूं कि वो अपने एक्शंस को लेकर रैशनल नहीं है। वो ये नहीं सोचेगा इसकी कॉन्सिक्वेंस है, मुझे ये मसला आ सकता है, बिकॉज वो अभी तक अपनी फुल मेच्योरिटी को लैक करता है। पूरी की पूरी डिबेट इसी बात के ऊपर है ना कि यंग ऑफेंडर अभी छोटा है, वो लैक करता है मेच्योरिटी को। दैट मींस रिटर्न इनके लिए इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज वो अपने एक्शंस के बारे में सोचेगा नहीं, वो अपने डिसीजंस को रैशनली नहीं लेगा, वो अपने डिसीजंस को साउंड नहीं बनाएगा। दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि वो इम्पल्सिवली एक्ट करेगा। दैट इज व्हाई हमारे पास ये लेस इफेक्टिव होगा इन द केस ऑफ यंग ऑफेंडर्स। जरा इस बात को पढ़ लेते हैं क्या कहती है। अज्यूम्स दैट ऑफेंडर्स विल थिंक रैशनली अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम। हम के बाद अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो यंग ऑफेंडर है वो अपने एक्शंस के बारे में सोचेगा, वो उनके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में सोचेगा, अपने डिसीजन को लेकर रैशनल है, साउंड डिसीजन लेगा, इन्फॉर्म डिसीजन लेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो यंग ऑफेंडर, वो छोटा है, वो अपने एक्शंस लेता है इम्पल्सिवली, वो इम्पल्सिवली एक्ट करता है, वो फौरन से एक्ट करता है विदाउट थिंकिंग, बहुत जल्दबाजी में एक्ट करता है वुड से। दैट मीन्स कि डिटरेंस हमारे लिए एज सच इफेक्टिव नहीं होगा इन रिड्यूसिंग क्राइम्स फॉर यंग ऑफेंडर्स। नाउ यू आल्सो हैव टू थिंक कि आप किस ऑफेंडर की बात करें, अडल्ट ऑफेंडर की या यंग ऑफेंडर की। यहां भी हम यंग ऑफेंडर की बात करें तो मैं आपसे कहूंगी कि इतना इफेक्टिव नहीं है, एंड द रीजन इज दैट दे एक्ट इम्पल्सिवली नॉट रैशनली। मेक सेंस? एक और पॉइंट लिखा हुआ है दैट कस्टोडियल सेंटेंसेस कैन क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ रीऑफेंडिंग। हाउ? यार देखो, एक यंग ऑफेंडर हमारे पास एक प्रिजन के अंदर रहेगा और क्रिमिनल से मिलेगा, चांसेस हैं कि उसका एक नेटवर्क बन जाएगा, उसके लिए वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, उसके लिए एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट हो जाएगा, तो वो शायद ऑफेंस रिड्यूस ना करे बल्कि और ऑफेंसेस करना शुरू कर दे। सो दैट मीन्स कि हमारे पास कस्टोडियल सेंटेंसेस रीऑफेंडिंग के पर्पस से हमारे पास एज सच इफेक्टिव नहीं है। क्यों इफेक्टिव नहीं है? बिकॉज अगेन हमारे पास चांसेस ये है कि वो इन्वायरमेंट को नॉर्मल समझ लेगा, नॉर्मलाइज कर लेगा, उसके लिए नेटवर्क्स बन जाएंगे, और फिर चांसेस ये है कि वो दोबारा से क्राइम करेगा। दैट अल्टीमेटली हमारा गोल तो अचीव नहीं हो रहा बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। So that means the custodial sentences in the case of young offenders, जहां पे हम लोग रिड्यूस करना चाह रहे हैं सेंटेंसिंग को, वहां पे रीऑफेंडिंग को, सॉरी, वहां पे वो चीज सही नहीं है। एक और हमारे पास जो पॉइंट है वो लिखा है यहाँ पे, दैट यूथ क्राइम इज ऑफन लिंक्ड टू कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज। कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज। नाउ हमारे पास जो यूथ क्राइम है, मींस हमारे पास जो यंग लोग क्राइम करते हैं, जो यंग ऑफेंडर्स हैं, वो बेसिकली लिंक करते हैं सोशल इश्यूज से। अगर आप लोगों ने कभी कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो, अगर आप लोगों ने कभी कोई मूवीज देखी हो जो इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करती हैं, तो आप लोगों को पता हो कि अक्सर हमारे पास वो लोग क्राइम करते हैं जो सोशल इश्यूज से बहुत परेशान होते हैं। सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, वो लोग जो कितना पढ़ नहीं पाते, गरीबियत के अंदर रहते हैं, गरीब होते हैं, इतना इनको एक्सेस नहीं मिलता है लग्जरी लाइफ से, एक नॉर्मल लाइफ जो हम लोग जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जिनको सोशल इश्यूज मसले होते हैं, जिनको इस तरह के इशू से डील करना पड़ता है, वही लोग अक्सर सबसे ज्यादा क्राइम्स करते हैं, बदले में
अब ये देखो जो बेचारे गरीब होते हैं उनसे तो जातियां भी ज्यादा होती हैं, उनसे बहुत मसले मसाइल का होता है, उनको बहुत जुल्म किया जाता है उनके ऊपर। अब उस रिवेंज के लिए उन बेचारों को जो एक रास्ता नजर आता है वो यही नजर आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो यूथ क्राइम्स हैं, जो यंग ऑफेंडर्स जो क्राइम करते हैं, वो मोस्टली लिंक करते हैं कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज से। अगर मैं क्राइम कर रही हूँ किसी सोशल इशू की वजह से, तो सिर्फ सेंटेंसिंग देना मेरे मसले को एड्रेस नहीं करेगा। मेरा मसला इस वक्त मेंटल हेल्थ नहीं है, मेरा मसला इस वक्त ये है कि मेरी फैमिली इस वक्त एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रही है, उनको बहुत मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं, उनको लोग आके मारते हैं, उनको लोग आके फायदा उठाते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर मेरा मसला इस वक्त मेंटल हेल्थ नहीं है, बल्कि स्पेसिफिकली सिर्फ ये मसला है कि मेरी फैमिली को बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, मेरा मसला आप लोगों की सोसाइटी है, मेरा मसला आप लोगों के कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज हैं, तो क्या सेंटेंसिंग अलोन मसले को रिजॉल्व कर देगा? नहीं। मैं शायद उस टाइम पे लिए खुश होने तक आपने मुझे रखा हुआ है, लेकिन जब मैं अपने घर वापस जाऊंगी, जब मैं दोबारा से देखूंगी वो जुल्म होते हुए, तो मैं क्या कर लूंगी? मेरे पास इतनी पावर तो है नहीं कि मैं उसको फिक्स कर सकूं। तो सेंटेंसिंग अलोन, इवन इफ यू गिव कम्युनिटी सेंटेंसेस, इज नॉट इनफ। सेंटेंसिंग अलोन may not address the problems because प्रॉब्लम डिफरेंट है, प्रॉब्लम यहाँ पे वो है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करने की जरूरत है, ना कि लोगों को सेंटेंसिंग देने की। तो यंग ऑफेंडर्स के अंदर हम लोग सिर्फ सेंटेंसिंग के एम से सेंटेंसिंग के एम से ऑफेंस को दोबारा से होने से नहीं रोक सकते हैं। मींस हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं री ऑफेंडिंग को जस्ट विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसिंग। Does this make sense to all of you? सबको सारी बात समझ में आती है? चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं एक यंग ऑफेंडर को किसी किस्म की सेंटेंस देती हूँ, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम अक्सर रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम करते हैं, अक्सर हमारा मेन होता है कम्युनिटी सेंटेंस। अब आप लोगों को याद हो कम्युनिटी सेंटेंस के अंदर बस रिक्वायरमेंट होती है, मेंटल हेल्थ रिक्वायरमेंट, सुपरविजन रिक्वायरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नाउ कोर्ट के पास, इफ यू थिंक अबाउट इट लॉजिकली, क्या कोर्ट के पास इतना टाइम है कि वो एक एक यंग ऑफेंडर के ऊपर इतना ध्यान देगा, उसके ऊपर कांस्टेंट सुपरविजन रखेगा? नहीं है, जाहिर सी बात है, उसको और भी हजार से डील करना है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं यंग ऑफेंडर्स की, तो यंग ऑफेंडर्स के लिए हमारे पास जो मेन मसला है वो क्या है कि हमें उनको प्रॉपरली सुपरवाइज करना है। तो कम्युनिटी सेंटेंसेस या फिर कोई भी सेंटेंस जो हम दे रहे हैं उनकी वेलबीइंग के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, वो डिपेंड करता है प्रॉपर सुपरविजन के ऊपर, वो डिपेंड करता है फैमिली सपोर्ट के ऊपर। क्या उनकी फैमिली सपोर्टिव है? क्या उनकी फैमिली उनको हेल्प कर रही है टू बिकम अ बेटर पर्सन? क्या उनकी फैमिली हेल्प कर रही है उनके इश्यूज को रिजॉल्व करवाने के लिए, उनको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए? ये सारी की सारी बातें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो दैट मीन्स आई वुड से कि सेंटेंसिंग कितनी इफेक्टिव है, सेंटेंसिंग कितनी इफेक्टिव है, वो डिपेंड करता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, स्पेशली इन द केस ऑफ यंग ऑफेंडर्स। शायद हमारे अडल्ट ऑफेंडर्स के लिए सारी की सारी बातें मैटर ना करें, बट इन द केस ऑफ यंग ऑफेंडर्स हमारे पास लाजमी ये सारी की सारी बातें मैटर करती हैं। मतलब हम बहुत सारी बातों को देखेंगे सिर्फ इन चीजों को कंसिडर करने के लिए, राइट? तो ये थे हमारे पास हमारे कुछ इवेल्युएशन पॉइंटर्स। नाउ इफ आई आस्क यू कि आप इन सारे के सारे इवेल्युएशन पॉइंटर्स के बेसिस के ऊपर जो भी हमें डिस्कस किए, उनके ऊपर एक कंक्लूजन फॉर्म करें, तो हर किसी का अपना कंक्लूजन होगा। आप लोगों के पास 2 मिनट है, सब लोग अपना अपना कंक्लूजन सोचें और मुझे बताएं कि आप लोगों के ख्याल में क्या रीऑफेंडिंग रिड्यूस करी जा सकती है या फिर नहीं। इफ यस, आप लोगों के सामने पॉइंटर्स हैं, 2 मिनट है आप लोगों के पास, बल्कि 37 हो रहे ना, 40 में मैं सबसे पूछूंगी कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या फिर आप लोग कैसे एक पोटेंशियल कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन लिखना भी एक आर्ट है, तो आपने लाजमी अभी ये काम करना। 2 मिनट है सबके पास, जल्दी जल्दी सब लोग लिख लें। स्टार्ट करते हैं जरा कंक्लूजन से। द पॉइंट है इसके कंक्लूजन ना कभी भी सही या गलत नहीं होता, ठीक है। कंक्लूजन इज जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कंक्लूजन इज जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप बताओ जी कि भाई वो चीज सही है या गलत है, वो बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कभी सही या गलत नहीं होता। बट देयर इज एन आर्ट, द आर्ट ऑफ राइटिंग अ कंक्लूजन। आपको ना अपने कंक्लूजन के अंदर
कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आप अगर चाहो ना अपनी बात को ऐसे भी एंड कर सकते हो कि भाई बस ये चीज़ सही है, ये चीज़ खराब है। बट ये आपके कन्क्लूजन को इतना अच्छा नहीं बनाया। कन्क्लूजन का भी एक आर्ट है, आपको सही से लिखना होता है उस चीज़ को, मतलब अच्छे तरीके से लिखना होता है। हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपको एक अच्छा कन्क्लूजन लिखने में। पहला है हमारे पास कि आपको ना अपने आंसर के ऊपर पॉइंट करना होता है। आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली, कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है, तो मैं उसको बताऊंगी डायरेक्टली कि ये स्टेटमेंट गलत है या फिर सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे से हमसे कोई स्टेटमेंट नहीं देना हमें, अगर हमें वो एक स्टेटमेंट देता, लेट्स से हमें वो कहता कि भाई ये एक स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को असेस करो, तो मैं स्टेटमेंट को डायरेक्टली टारगेट करती। यहाँ पे जो किसी ने बात की है रीऑफेंडिंग की, तो मैं डायरेक्टली उसको टारगेट करूंगी। तो कंक्लूजन लिखने का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि आपने अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर करना है, क्या ये चीज आंसर हो रही है या नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या रीऑफेंडिंग रिड्यूस हो रही है या फिर नहीं हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपने एक्नॉलेज करना है, आपने एक्नॉलेज करना है, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, एक्नॉलेज बोथ साइड्स। ठीक है, आपने दोनों साइड्स को एक्नॉलेज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से कुछ कंक्लूजन देखे हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ था कि वो बहुत अच्छी है, कुछ लिखा हुआ था कि बिल्कुल भी हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग होते ही नहीं है एम्स। नाउ आपने ना एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, आपने एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से यस हमारे पास रीऑफेंडिंग रिड्यूस्ड होते हैं सर्टेन एम्स से, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट्स और ये जो डिटरेंस है ये इतने इफेक्टिव नहीं होते, बिकॉज हमारे पास जो यंग ऑफेंडर्स है वो इतने इंपल्सिवली एक्ट करते हैं कि अपने एक्शंस के बारे में सोचते नहीं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते नहीं है। तो आई वुड एक्नॉलेज बोथ साइड्स कि हमारे पास अच्छी बातें भी हैं, हमारे पास बुरी बातें भी हैं। सो राइट अ बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। Last but not the least, you have to give your final judgment. Give a final judgment. But remember that this judgment is yours. ठीक है, conclusion can never be right or wrong. जितनी अच्छी बातें बुरी बातें हम पहले देख चुके, बट when you are writing a conclusion कोई डर नहीं रखो अपने अंदर ये चीज सही है ये चीज गलत है। It's just your point of view. आपका point of view कभी गलत नहीं हो सकता, वो आपका point of view आपके लिए सही होगा। तो कंक्लूजन में आखिर में आपने अपना एक फाइनल जजमेंट देना होता है, एंड दिस इज द आर्ट ऑफ राइटिंग अ परफेक्ट कंक्लूजन। आप एक बहुत अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं अगर आप इन पॉइंटर्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ एक साइड का कंक्लूजन लिखते हैं कि हाँ ये चीज बुरी है अच्छी है, तो आप इतना अच्छा कंक्लूजन नहीं लिख पाएंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू लिखें और फिर आखिर में एक बैलेंस जजमेंट दें कि भाई हाँ ये चीज अच्छी है बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस और ऐसे ऐसे करके हम इसको बेहतर कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया एक पोटेंशियल